हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे अपवर्तनांक के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसको आगे हम लेकर चलते हैं आज। तो चलिए अपवर्तनांक देखते हैं क्या होता है। अपवर्तनांक अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे कि शून्य में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। शून्य में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। मतलब अगर हमें अपवर्तनांक निकालना हो तो दोनों का अनुपात निकालते हैं। मतलब शून्य में प्रकाश की चाल बाटे माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों अगर पता हो और उसका अनुपात निकाल देते हैं तो हमें अपवर्तनांक मिल जाएगा। मतलब माध्यम का अपवर्तनांक मिल जाएगा। कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो म्यू बराबर मतलब शून्य प्रकाश की चाल सी, आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब माध्यम में प्रकाश की चाल जो भी माध्यम हो, पानी हो, हवा हो, कोई भी हो, मान तो उसमें भी है तो म्यू बराबर C/V हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अपवर्तनांक के बारे में हुआ। और अपवर्तनांक जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो बोलेगा सघन माध्यम, मतलब दो माध्यमों के तुलना करके देगा। पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जब भी निकालना होगा तो पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम की अपेक्षा पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ऐसे करके निकाला जाता है। देखिए 1μ2, अगर 1μ2 है मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की अपेक्षा मतलब μ2/μ1 हो जाएगा। जब यह अपवर्तनांक निकालना होगा तो एक मतलब जब भी अपवर्तनांक निकालने के लिए देगा तो पानी की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक निकालने के देगा, हवा की अपेक्षा पानी का अपवर्तनांक निकालने के देगा। तो इस तरीक़ा से देता है, या दे देगा हवा की अपेक्षा पानी का अपवर्तनांक कितना है तो पानी की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक कितना होगा। तो इसके लिए हम फार्मूला बहुत अच्छा बताएंगे, आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो अपवर्तनांक समझ जो है इतना चीज़ें। अब चलिए देखते हैं अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट हैं, तो इसको साफ करते हैं। उसके बाद चलिए, तो अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपका, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है सघन माध्यम, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है विरल माध्यम होता है। हम जब आपका प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। मतलब अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ती हैं। तो सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा सघन माध्यम और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा विरल माध्यम। ये दो पॉइंट आपका हुआ। और आप जानते होंगे कि हवा का अपवर्तनांक सबसे कम 1 होता है। हवा का अपवर्तनांक सबसे कम 1 होता है तथा हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.4 होता है। हवा का अपवर्तनांक सबसे कम और हीरा का अपवर्तनांक 2.4 सबसे अधिक होता है। ठीक है, अपवर्तनांक मात्र एक संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक बीमा नहीं होता है, अपवर्तनांक मात्र एक संख्या है। इसलिए हीरा का अपवर्तनांक केवल 2.4 लिखते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.4, हवा का अपवर्तनांक 1। ठीक है, तो हवा का अपवर्तनांक 1 हुआ और हीरा का अपवर्तनांक 2.4, और सबसे कम अपवर्तनांक हवा का होता है। यानी हवा हमेशा विरल माध्यम होगा, क्योंकि हवा से कम अपवर्तनांक किसी भी चीज़ के नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि हवा हमेशा विरल माध्यम होगा। और हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.4, यानी हम कह सकते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक 2.4 सबसे अधिक होता है। यानी हीरा जो है हमेशा सघन माध्यम होगा, हीरा हमेशा सघन माध्यम होगा और हवा हमेशा विरल माध्यम होगा।
जिस माध्यम का अपर्तनांक अधिक होता है सघन माध्यम, जिस माध्यम का अपर्तनांक कम होता है विरल माध्यम। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉइंट है, कुछ बेहतरीन एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे अधिक अपर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का होता है। सबसे कम अपर्तनांक किसका होता है, तो हवा का होता है, 1 होता है। हीरा का अपर्तनांक 2.4 होता है। और हवा में जो सघन माध्यम है प्रकाश की चाल उसमें कम होता है, अब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। मतलब हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है और हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। तो अब चलिए देखते हैं, कुछ फार्मूला निकालना सीखते हैं, कुछ टॉपिक हैं उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत खास करके ये सब चीज़ें हैं। अगर ध्यान से देखते हैं तो समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। देखिए 1μ2 मतलब अभी बताएं हम, मतलब दूसरे माध्यम का अपर्तनांक पहले माध्यम की अपेक्षा, मतलब μ2/μ1 पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपर्तनांक अब जानते हैं 1μ2 बराबर होता है, क्योंकि अभी हम बताए हैं जब ये अपर्तनांक निकालना होगा तो एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपर्तनांक निकालना होगा। मतलब दूसरे माध्यम की अपेक्षा पहले माध्यम का अपर्तनांक निकालना हो या पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपर्तनांक निकालना हो, तो ऐसे ही अपर्तनांक निकाला जाता है। ठीक है, 1μ2 का मतलब μ2/μ1, 1μ2 का मतलब μ2/μ1। अब आगे चलिए देखते हैं, 1μ2 बराबर μ2/μ1 होगा। अब दूसरे माध्यम का अगर अपर्तनांक निकालने के लिए बोले, दूसरे माध्यम का अगर अपर्तनांक निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, हम अपर्तनांक का फॉर्मूला जानते हैं कि शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपर्तनांक कहा जाता है। शून्य में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपर्तनांक कहा जाता है। तो μ2 मतलब माध्यम का अपर्तनांक μ2 है, कोई भी माध्यम है उसका अपर्तनांक निकालना हो तो क्या लिखेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल मतलब c, अब माध्यम जो भी माध्यम है μ2 जो भी माध्यम है उसका अपर्तनांक निकालना हो, उस माध्यम में प्रकाश की चाल मान लीजिए v1 है, v2 है, क्योंकि μ2 है तो v2 लेते हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है तो c/v2 हो जाएगा। इस माध्यम का अपर्तनांक निकालना हो मतलब μ1 निकालना हो तो अपर्तनांक निकालना है ना, मतलब शून्य में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल फिर से c होगा, क्योंकि शून्य में प्रकाश की चाल तो बदलेगा नहीं, फिर से c होगा। अब बटे इस बार जब माध्यम होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगा या अधिक होगा, नहीं होगा, v1 तो होगा नहीं, v2 तो होगा नहीं, मतलब ये वाला μ1 है तो इसको मान लेते हैं v1। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा c/v2, आई गुण भागा है तो इसको गुना करते हैं तो v1 ऊपर चल जाएगा और c जो है नीचे आ जाएगा, c कट जाएगा, आएगा क्या v1/v2, मतलब 1μ2 बराबर आया v1/v2। इससे आप समझ सकते हैं 1μ2 बराबर आया v1/v2। इसको लिखना चाहे तो μ2/μ1 बराबर v1/v2। देखिए μ2 ऊपर है μ1 नीचे है, अब v1 ऊपर है v2 नीचे है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। मतलब लिख सकते हैं μ जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/v के, μ जो है समानुपाती होगा 1/v के, क्योंकि समानुपाती चीज रहेगा तो 1/v बोलेंगे। अगर बोल दिए व्युत्क्रमानुपाती है, μ व्युत्क्रमानुपाती है v के, केवल v बोलेंगे। ठीक है, तो μ जो है व्युत्क्रमानुपाती हो गया v के, मतलब वेग बढ़ेगा तो अपर्तनांक घटेगा, अब वेग घटा मतलब अपर्तनांक बढ़ा। मतलब जिस माध्यम में प्रकाश की वेग अधिक है, जिस माध्यम में प्रकाश की वेग अधिक है वो जो है उसका अपर्तनांक उस माध्यम का अपर्तनांक कम होगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की वेग कम है उस माध्यम का अपर्तनांक अधिक होगा। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं v जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा μ के 1/μ, मतलब जिस माध्यम का अपर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की वेग अधिक होगा, मतलब ये वाला कम होगा, और कम होगा मतलब ये वाला अधिक होगा। मतलब जिस माध्यम का अपर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा, और जिस माध्यम का अपर्तनांक कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की वेग अधिक होगा। अभी हम पीछे बताए हैं इस माध्यम का अपर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की वेग कम होता है, जिस माध्यम का अपर्तनांक कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की वेग अधिक होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं माध्यम का अपर्तनांक बढ़ा मतलब वेग घटा, माध्यम का अपर्तनांक घटा मतलब वेग बढ़ा। आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये आपका स्पष्ट दिखा रहा है यहाँ पर। अब चलिए देखते हैं, आप कुछ फॉर्मूला जानते हैं 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तरंग जब पढ़ रहे थे, तरंग के बारे में पढ़ रहे थे, यांत्रिक तरंग के बारे में, तो उसमें बताए होंगे, उसमें आप पढ़े होंगे कि जो v है
भी जो है क्या है, तरंग वेग, भी क्या है, तरंग वेग है, मतलब प्रकाश के वेग मतलब तरंग वेग, प्रकाश एक तरंग है तो तरंग वेग है, ठीक है। तो तरंग वेग अगर देखते हैं तो तरंग वेग का फॉर्मूला होता है एन लैम्डा, एम लैम्डा मतलब आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। अभी प्रकाश का वेग होता है, तरंग वेग होता है भी बराबर एन लैम्डा। इसका मतलब समझते हैं, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य आखिर क्यों होता है, थोड़ा बहुत इस पर चर्चा कर लेते हैं तो समझने में आसानी होगा। तो देखिए ये जो तरंग वेग है, तरंग वेग का मतलब क्या होता है, तरंग वेग तरंग का वेग। अब बताइए एन लैम्डा आखिर हो कैसे रहा है। तो आप जानते हैं आवृत्ति होता है प्रति सेकंड पूर्ण दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाता है, मतलब एक सेकंड में जितना पूर्ण दोलन होगा आवृत्ति कहलाएगा। आप आवर्तकाल के बारे में जानते हैं, आवर्तकाल टी सेकंड, मतलब आवर्तकाल जो होता है पूर्ण, देखिए पूर्ण दोलन का, एक पूर्ण दोलन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। मतलब अगर एक पूर्ण दोलन कर ले कोई भी तरंग, यहाँ से आया यहाँ से ऐसे कर, एक पूर्ण दोलन हो गया, एगो श्रृंग एगो श्रृंग का निर्माण किया, एगो गर्त का निर्माण किया, मतलब पूर्ण दोलन। एक पूर्ण दोलन करने में लगा समय जो होता है आवर्तकाल होता है। तो पूर्ण दोलन किया, यहाँ से यहाँ आने में जितना समय लगा है वही आवर्तकाल टी हुआ। तो आप यहाँ से देखिए रिलेशन इसमें दर्शा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मतलब टी सेकंड में टी आवर्तकाल क्या है, एक पूर्ण दोलन करने में लगा समय, टी सेकंड में एक दोलन, मतलब पूर्ण दोलन में जितना समय लगल उस समय हो गई टी सेकंड में कितना दोलन, एक दोलन जितना समय लगल, एक ध्यान समझिएगा, एक पूर्ण दोलन किया मतलब एक पूर्ण दोलन करने में लगा समय मतलब टी सेकंड। मान लीजिए एक पूर्ण दोलन करने में लगा समय टी सेकंड है, तो टी सेकंड में कितना, एक दोलन, टी सेकंड में एक दोलन, इसलिए एक सेकंड में कितना दोलन होगा, 1/t दोलन, एक सेकंड में 1/t दोलन। तो एक सेकंड में जो 1/t दोलन हुआ क्या है, एक सेकंड में पूर्ण दोलन की संख्या आवृत्ति होता है। मतलब n बराबर अगर देखते हैं, अब सुनिए, एक दोलन में लैम्डा दूरी तय करता है, एक सेकंड में टी सेकंड में लैम्डा दूरी तय करता है, एक सेकंड नहीं टी सेकंड, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में टी सेकंड लग रहा है, यही आवर्तकाल होता है, और टी सेकंड में लैम्डा दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब एक दोलन जो होगा लैम्डा दूरी के बराबर होगा, एक दोलन जो होगा लैम्डा दूरी के बराबर होगा, मतलब तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा दूरी के बराबर है, इसलिए एक सेकंड में लैम्डा/t होगा। और 1/t बराबर जानते हैं कि होता है म्यू, मतलब n इंटू लैम्डा, 1/t बराबर n होता है, आवृत्ति होता है, क्योंकि प्रति सेकंड पूर्ण दोलन की संख्या होता है आवृत्ति। तो n बराबर हो जाएगा लैम्डा, आपका v बराबर हो जाएगा n लैम्डा, एक सेकंड में तय की गई दूरी आपका n लैम्डा हो जाएगा, मतलब तरंग का वेग आ जाएगा n लैम्डा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अब v1/v2, तो मतलब तरंग के वेग के जगह पर n लैम्डा लिख सकते हैं, v1/v2 की जगह पर n लैम्डा लिख सकते हैं हम आसानी से। तो अब चलिए इसकी जगह पे n लैम्डा लिखते हैं, μ2/μ1 बराबर v1 की जगह पे लिख दे n1 लैम्डा 1/v2 की जगह पे लिख दे n2 लैम्डा 2, ठीक है। अब आपको याद होगा कि जब हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश के जो वेग में, आयाम में, तरंगदैर्ध्य में, सब में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति जो होता है अपरिवर्तित होता है। तरंगदैर्ध्य, आयाम, वेग सब में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति जो होता है अपरिवर्तित होता है, मतलब आवृत्ति कभी नहीं बदलता है, आवृत्ति हमेशा समान रहेगा। तो अगर μ2/μ1 मतलब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जाए, तो आवृत्ति कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा, मतलब n1 n2 हमेशा बराबर होगा। तो n1/n1 इंटू लैम्डा 1/लैम्डा 2 यही ना होगा, मतलब n1 बराबर तो n2 जो आप लिख सकते हैं n1 आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला कट जगह तक क्या आएगा, μ2/μ1 बराबर लैम्डा 1/लैम्डा 2। इसको लिखना चाहे तो इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं म्यू बराबर 1/लैम्डा। इसका मतलब देखिए कैसे लिखे इसको, μ2/μ1 है, μ1 नीचे है और लैम्डा 1 ऊपर हो गया, लैम्डा 2 नीचे हो गया, आई वाला 2 ऊपर है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है, मतलब अपवर्तनांक जो है लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो लिख सकते हैं लैम्डा जो है व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ऐसे लिखिए व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/लैम्डा
म्यू के। मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम का तरंगदैर्ध्य कम होगा, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम पर का तरंगदैर्ध्य होगा अधिक होगा। इसको अच्छा से समझते हैं। उदाहरण से कैसा सवाल पूछता है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, इसका मतलब सघन से विरल में जा रही हैं तो इसका जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं मतलब इसका जो अपवर्तनांक है घट रहा है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं तो अपवर्तनांक घट रहा है, क्योंकि विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है तो अपवर्तनांक घटेगा। तो अपवर्तनांक घटा मतलब तरंगदैर्ध्य बढ़ा, तब तरंगदैर्ध्य का घटेगा कि बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हैं मतलब सघन माध्यम में गया तो अपवर्तनांक बढ़ा, और जब अपवर्तनांक बढ़ा तो तरंगदैर्ध्य क्या होगा, घट जाएगा। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो तरंगदैर्ध्य, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो तरंगदैर्ध्य घटेगा, अपवर्तनांक घटेगा तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा। मतलब जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सघन माध्यम, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो ये वाला कम होगा मतलब ये बढ़ जाएगा, अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य बढ़ जाता है। और जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो तरंगदैर्ध्य घट जाता है, क्योंकि अपवर्तनांक जो है बढ़ गया। अब यहाँ पर इसी प्रकार देखें, वेग में भी बताएं हम कि जब प्रकाश की किरणें जल से हवा में जाए, जब प्रकाश की किरणें जल से हवा में जाए तो जो वेग होगा बढ़ जाएगा, और हवा से जल में जाए तो वेग होगा घट जाएगा, क्योंकि जल का अपवर्तनांक अधिक होगा, और जल का अपवर्तनांक अधिक होगा तो वेग क्या होगा, घट जाएगा। जब जल का अपवर्तनांक अधिक हुआ तो वेग घट जाएगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेग घटेगा ना। हाँ, जब जल से हवा में जाए तो अपवर्तनांक घटा मतलब वेग बढ़ा। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरणें जल से हवा में जाए तो तरंगदैर्ध्य क्या होगा, तो जल से हवा में जा रही हैं मतलब विरल माध्यम में जा रही हैं, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, कम हुआ मतलब तरंगदैर्ध्य बढ़ जाएगा। और जब हवा से जल में जाए, हवा से जल में जाए तो क्या होगा, जल में गया मतलब अपवर्तनांक बढ़ा, अपवर्तनांक बढ़ेगा मतलब तरंगदैर्ध्य घटेगा। इस प्रकार रंग में भी परिवर्तन होगा जब प्रकाश की किरणें, क्योंकि तरंगदैर्ध्य जो होता है, तरंगदैर्ध्य रंग जो है तरंगदैर्ध्य पर डिपेंड करता है, तरंगदैर्ध्य पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर कलर का तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है, तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है। इसका मतलब तरंगदैर्ध्य रंग में परिवर्तन होगा। जब तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होगा मतलब रंग में भी परिवर्तन होगा। आप देखे होंगे, ऐसे कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे कि कहीं बैठिएगा पानी उनी में, पानी उनी की जगह पर जहाँ पानी तालाब में हो तो वहाँ पर देखिएगा कुछ रंग बिरंगे चीज़ें दिखता है। जब लुक चलता है ना उस समय देखिएगा तो कुछ ऐसा लगेगा ना कि रंगीन हो जा रहा है, कभी कभी ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ दिखता है उस टाइप का रंगीन। तो वो सारे चीज़ें होता है, इसी वजह से होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होगा, तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन हुआ मतलब कलर में भी परिवर्तन होगा। तो ये सारे बातें समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब चलिए अब देखते हैं हम अब कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें जो एग्जाम में पूछता है। मतलब 1 म्यू 2 गुना 2 म्यू 3 गुना 3 म्यू 4 गुना 4 म्यू 5 बराबर हो जाएगा 1 म्यू 5, 1 म्यू 5। देखिए इसको समझते हैं। देखिए 1 म्यू 2 मतलब म्यू 2 बटे म्यू 1 गुना म्यू 3 बटे म्यू 2 गुना म्यू 4 बटे म्यू 3 गुना म्यू 5 बटे म्यू 4, यही ना होगा। हाई देखिए ये जो म्यू 2 है म्यू 2 कट गया, म्यू 3 है म्यू 3 कट गया, म्यू 4 है म्यू 4 कट गया, क्या बचा म्यू 5 बटे म्यू 1, म्यू 5 बटे म्यू 1, म्यू 5 बटे म्यू 1 मतलब 1 म्यू 5, 1 म्यू 5, यही 1 म्यू 5 है। मतलब पहले माध्यम का पतंग दूसरे माध्यम की अपेक्षा, मतलब पांचवें माध्यम का पतंग पहले माध्यम की अपेक्षा। इस तरह से कोई क्वेश्चन है तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अगर देखते हैं और आगे तो देखिए अगर इसको लिखते हैं 1 म्यू 2 गुना 2 म्यू 1, इसको लिखते हैं तो ये वाला 1 हो जाएगा। 1 म्यू 2 गुना 2 म्यू 1 बराबर 1 हो जाएगा। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं 5 म्यू 6, 6 म्यू 7, 7 म्यू 8। तो लाइएगा तो ये वाला शुरू वाला लास्ट में जो होगा वो वाला यहाँ पर हो जाएगा। इसमें क्या होता है 1 म्यू 2 मतलब म्यू 2 बटे म्यू 1 गुना म्यू 1 बटे म्यू 2, ये दोनों कट जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पर ना लिखकर 1 म्यू 2 गुना 2 म्यू 3 गुना 3 म्यू 4 गुना 4 म्यू अगर 1 लिख दे तो वही भी 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए म्यू 2 बटे म्यू 1 गुना म्यू 3 बटे म्यू 2 गुना म्यू 4 बटे म्यू 3 गुना म्यू 1 बटे म्यू 4,
ये वाला कटा, ये वाला कटा, ये वाला कटा, ये वाला कटा, क्या आया 1 आया। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वाला देखिए 2 को देखते हैं यहाँ पर 1 करके, अगर इसके बराबर हो जाएगा 1, तो अगर 1 म्यू 2 निकालते हैं तो 1/2 म्यू 1 हो जाएगा, 1/2 म्यू 1 हो जाएगा। मतलब इस फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, अगर पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो, अब बोले दूसरे माध्यम की अपेक्षा पहले माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें, तब इस फॉर्मूला की मदद से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर बोले पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो और दूसरे माध्यम की अपेक्षा पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए बोले, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ लिया है, इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए घर पर, किताब बुक में क्वेश्चन उस टाइप का ढूंढिएगा और कीजिएगा। देखिए पहले हम बताते हैं, देखिए अगर पानी की अपेक्षा हवा की अपेक्षा पानी का अपवर्तनांक दिया हो, अब बोले पानी की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक ज्ञात करें, मतलब हवा की अपेक्षा पानी का अपवर्तनांक, हवा की अपेक्षा पानी का अपवर्तनांक, हवा की अपेक्षा पानी का अपवर्तनांक, मतलब ए म्यू डब्लू, ए म्यू मतलब डब्लू मतलब म्यू डब्लू बटे म्यू ए दिया हो। अब बोले डब्लू म्यू ए निकालना है, डब्लू म्यू ए निकालना है, तो क्या कीजिएगा, हाई वाला दिया है ना, मतलब देखिए हाई वाला डब्लू म्यू ए निकालना है, तो आप कैसे लिखिएगा, ई वाला दिया है, तो ई वाला दिया है मतलब 1/1 इतना हो जाएगा, तो आपको ई वाला निकाल सकते हैं आसानी से। इसको 1/1 में लिख दीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ें अपवर्तनांक के बारे में रहा। अपवर्तनांक और एक फार्मूला होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अपवर्तनांक और एक फार्मूला वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। इस फार्मूला का भी न्यूमेरिकल में कुछ उपयोग होता है, 1-2 गो में न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि वास्तविक गहराई इतना है तो आभासी गहराई निकालना है। तो फिर इसमें कुछ भी चीज़ का अपवर्तनांक अगर निकालना हो तो वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई करके निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपवर्तनांक के बारे में रहा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।